All right, we are starting the discussion of reading passage 3 of academic reading paper number 1. So let's quickly go through the title, that is architecture reaching for the sky. That means they're going to talk about architecture, building, construction and all that. Next page पे आपके पूरा passage है. Then on the next page we have our questions. Question number 29 to 35 जो है वो no more than 3 words में हमें आंसर करने हैं और ये टेबल के फॉर्मेट में. और क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 जो है इसके लिए ये कॉजेस दे रखे हैं, दीज आर द कॉजेस. और नेक्स्ट पेज पे इफेक्ट्स हैं जिसमें से हमें उठा के यहाँ पे ABCD में से इधर लिखने होंगे. इसकी इंस्ट्रक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ 29 टू 30. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29. तो अगर हम टेबल को अच्छे से देखें तो इस तरफ हमें दे रखे हैं पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड. ये है स्टाइल ऑफ पीरियड, मतलब इस टाइम पीरियड में कौन सा स्टाइल था. ऑब्वियसली जब हमने पढ़ा यहाँ पे ये आर्किटेक्चर के बारे में है तो ये स्टाइल ऑफ पीरियड भी आर्किटेक्चर के रिलेशन में ही होगा. देन बिल्डिंग मटेरियल्स दे रखे हैं इधर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. अब नॉर्मली जब आपको आता है ना टेबल फॉर्मेट पे तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आंसर्स ऐसे वर्टिकली आने हैं या हॉरिजॉन्टली आने हैं. तो एज वी कैन सी कि हॉरिजॉन्टली आएंगे बिकॉज पहले इस टाइम पीरियड की बात होगी, उसका स्टाइल बताया जाएगा, उसमें क्या मटेरियल यूज होता था, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ऊपर पहले इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. नो, इट द ओनली थिंग वाज नो मोर देन 3 वर्ड्स. ठीक है. तो अब फर्स्ट जो हमें टाइम पीरियड दे रखा है दैट इज बिफोर 18th सेंचुरी. और वो जो स्टाइल है इस टाइम पीरियड का दैट इज ट्रेडिशनल. क्वेश्चन है 29 दैट इज बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे बिफोर 18th सेंचुरी या 18th सेंचुरी से रिलेशन से रिलेटेड कुछ दिया हुआ. इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. ठीक है. राइट. So I don't think we can see anything over here relation to traditional या फिर 18th century. तो अगले पेज पे चेक कर लेते हैं. अब इसको स्टार्टिंग में चेक करते हैं. यहाँ 18th century, यहाँ पे है 18th century, 19th. ट्रेडिशनल है क्या इस पैराग्राफ में? नो. लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लेते हैं बिकॉज हमें कीवर्ड्स तो मिल गए. अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में जो स्टाइल था वो ट्रेडिशनल था. और ये याद रखना यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 18th सेंचुरी से पहले क्या था. एंड दे आस्किंग मी कि कौन से बिल्डिंग मटेरियल यूज होते थे इस टाइम. क्लियर. तो इफ वी सी दिस पैराग्राफ, कैन वी सी एनी बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कोई मटेरियल कौन सा यूज होता है. सेकेंड लाइन में नो. ठीक है. एंड एज इट इज यहाँ पे देखा जाए तो इस सेंटेंस को पढ़े तो दे आर सेइंग ओरिजिन्स किसके, नोन एज मॉडर्न आर्किटेक्चर के, ट्रेस्ड बैक टू चेंजेस ऑफ दिस थिंग. सो दे आर सेइंग कि जो मॉडर्न डे आर्किटेक्चर आपको नजर आता है उसके चेंजेस यहाँ पे स्टार्ट हुए. बट आई हैव माय क्वेश्चन कि इससे पहले क्या होता था 18th सेंचुरी से पहले. ठीक है. तो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं बिकॉज ये इंस्टेड ऑफ से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स rather than using something. और ये है दो बिल्डिंग मटेरियल्स मेंशन्ड है, टिम्बर और स्टोन. और हमारा कीवर्ड भी दे रखा है दैट इज ट्रेडिशनल. ठीक है. Architects began to explore ways of creating buildings by using latest technology. ये तो कुछ और ही आ गया. तो अब हम करते हैं इसको आराम से, ये वाला सेंटेंस और ये वाला दोनों को मिला के अच्छे से पढ़ते हैं और चेक करते हैं डज इट मेक सेंस. The origins of what are now generally known as modern architecture can be traced back to social and technological changes of the 18th and 19th century. ठीक है. मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर की चेंजेस इस दौरान शुरू हुई थी. इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिम्बर एंड स्टोन एंड ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल, architects began to explore
तो ये सेंटेंस किसके कॉन्टेक्स्ट में है, पिछले वाले सेंटेंस। तो यहाँ उसने बताया कि चेंजेस आ मतलब सोशियोलॉजिकल चेंजेस आ रही थी इस टाइम पे, और इस दौरान इन चीजों के जगह पे दे स्टार्टेड यूजिंग दे स्टार्टेड क्रिएटिंग बिल्डिंग्स बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बट मेरा क्वेश्चन तो ये है ना कि इससे पहले क्या था, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल जहाँ पे लिखा हुआ उसके साथ क्या लिखा हुआ है, टिम्बर और स्टोन। तो अब हम ये आंसर अपना वहां पे ट्रांसफर कर लेंगे, पर पहले हम यहाँ पे अपनी लोकेशन लिख लेते हैं, दैट इज 29। ऑलराइट, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे अपना आंसर, दैट इज टिम्बर एंड स्टोन। अभी आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप टिम्बर कॉमा स्टोन भी लिख सकते हो, पर बिकॉज हमें आंसर 3 वर्ड्स में अलाउड है तो हमने एंड करके लिख दिया। बट इवन इफ यू पुट कॉमा ओवर हियर दैट आल्सो विल बी ओके। ठीक है, कई बार होता है कि यहाँ पे 2 वर्ड्स में आंसर देना होता है और वहां पे लिखा होता है टिम्बर एंड स्टोन, मतलब दो एंड करके, तो आप आपको लग रहा है कि वही आंसर है, तो आप एंड की जगह पे यहाँ पे कॉमा डाल के वो आंसर को एंटर कर सकते। ठीक है, तो अब ये आंसर आप डायरेक्टली आंसर शिफ्ट करोगे अपनी आंसर शीट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 1920s, और मुझसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ 1920s, और बिल्डिंग मटेरियल्स कौन से यूज हुए, स्टील, ग्लास, कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एक्सप्लोरेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नाउ डू यू रिमेम्बर कि जब हम ये आंसर फाइंड आउट कर रहे थे पीछे वाला, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें हमें वहां पे नजर आ रही, इजंट इट। ये देखो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एकदम उसी सेंटेंस में, और ये रहे हमारे कीवर्ड स्टील, ग्लास एंड कंक्रीट। फाइन, और रही बात इसकी इंट्रोडक्शन 1920s की, तो यहीं पे ढूंढ लेते हैं हम कि आगे पीछे कहाँ पे है। इस पैराग्राफ में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग हो रही है 1920। फाइन, तो अब इसके अगर लॉजिकली देखें तो ये सिंपली हमें ये बता रहे हैं कि चेंजेस जो मॉडर्न आर्किटेक्चर जो हमें नजर आता है वो शुरू हुआ था इस दौरान, क्योंकि उस टाइम पे 18th और 19th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी क्या होती है, ठीक है, 19th सेंचुरी होती है जो 1800 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, राइट। बीच में उन्होंने कोई टाइम पीरियड दिया नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिम्बर, स्टोन एंड ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स, आर्किटेक्ट्स ने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, began to explore ways of creating buildings by using latest technology and materials such as steel, glass, concrete, strengthened steel bars known as reinforced concrete। तो ये मिल गए हमें हमारे कीवर्ड्स। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है स्टाइल का। तो अगर मैं इस पैराग्राफ को देखूं, अच्छे से स्किम करूं, तो यहाँ पे किसी स्टाइल का नाम नहीं आ रहा, दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन, डिक्लाइन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, स्लम्स, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। लेकिन व्हेन आई सी दिस पैराग्राफ, तो यहाँ पे दे आर सेइंग इमीडिएटली इसके नीचे मुझे न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नजर आ रहा है, which means I need to read this paragraph carefully. By the 1920s, architects throughout Europe were reacting against the conditions created by industrialization. A new style of architecture emerged to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new materials and construction techniques and was known as modernism. Fine. ये मेरे हैं कीवर्ड्स, ये वाले, ये वाला भी, ठीक है। और मुझसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा स्टाइल आया, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जहां मेरे कीवर्ड्स है वहां किसी स्टाइल का नाम नहीं है, और यहाँ ये जो ये वाला कीवर्ड है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पे एक नया स्टाइल आया था न्यू मटेरियल्स के साथ, और कौन से मटेरियल्स के साथ, यही वाले, और उसका नाम था मॉडर्निज्म। तो फिर मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मॉडर्निज्म आया। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, और हम यहाँ पे आंसर को ट्रांसफर कर देते हैं मॉडर्निज्म। ठीक
ठीक है, ऑलराइट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31 नाउ। 1930 से 1950s तक मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टाइल था उस टाइम पे, स्टाइल ऑफ पीरियड, एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दे हैव टोल्ड मी जियोमेट्रिक फॉर्म्स। तो अब मुझे ये ढूंढना है सबसे पहले जियोमेट्रिक फॉर्म्स प्लस ऑल्सो दीज ईयर्स। सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग नाउ। इमीडिएटली नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग में हमें मिल जाता है 1930। ठीक है, और इसी पैराग्राफ की जब आप स्किम करोगे तो आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा ज्योमेट्रिक फॉर्म। और इसी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है स्टाइल का नाम, दैट इज इंटरनेशनल। फाइन। अब आपको सिर्फ एक ही इशू आएगा इसमें कि 1950s कहाँ है, तो उसको हम मार्क कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ईयर्स को। See, always you should underline the years which are given। और ये रहा बाय द 1950। ये कोई पैराग्राफ नहीं स्टार्ट हो रहा, ये सिर्फ इसमें थोड़ा सा स्पेस आया। दिस इज एक्चुअली वन पैराग्राफ। ठीक है, तो अब जाके क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। 1930s टू 1950s में स्टाइल कौन सा था, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जिसमें यूज होते थे। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ, बाय द 1930s many buildings emerging from this movement were designed in the international style। This was largely characterized by bold use of new materials and simple geometric forms। तो आ गया geometric forms, तो ये कंफर्म हो गया कि स्टाइल है ये। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन चल रही है कि इसमें क्या था। ये तीन चार लोगों के नाम हैं जो कि इसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थे। और इसी के एंड में जाके फिर ये देखो कंफर्म हो रहा है, द इंटरनेशनल स्टाइल हैड डेवलप्ड इनटू यूनिवर्सल अप्रोच बन गया। सो माय आंसर इज कंफर्म्ड दैट 31st का आंसर क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टाइल। सो आई जस्ट मार्क माय लोकेशन ओवर हियर 31, एंड हम यहाँ पे अपना आंसर ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज इंटरनेशनल स्टाइल। ठीक है, इंटरनेशनल स्टाइल। फाइन, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज 1960s के बारे में। डिक्लाइन आ गया था मॉडर्निज्म में, प्री फैब्रिकेटेड सेक्शंस यूज हो रहे थे, और मुझसे पूछा जा रहा है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत क्या थी। अब ये जो है ना, इसको समझने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझे लिखना क्या है, तो आगे पीछे वाले क्वेश्चंस, आगे पीछे वाले जो गिवन चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखो लिखा हुआ एक्सप्लोरेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, फिर यहाँ पे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, देन टेक्निक्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लिखना होगा, विच मीन्स किस तरीके की बिल्डिंग थी या क्या खासियत थी उसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही होता है खासियत, क्या स्पेशल बात थी। ठीक है, तो आप पहले जाके ये दो चीजें ढूंढते हैं क्योंकि ये बहुत ही पिक्यूलियर सी, इनको ढूंढना बड़ा आसान है। एक है प्री फैब्रिकेटेड सेक्शंस और एक है 1960s। ऑलराइट, तो इसके आगे देखते हैं हम। अनफॉर्चुनेटली वाले पैराग्राफ में हमें कुछ नजर आ रहा है, तो ये मिल गया हमारा एक कीवर्ड, दैट इज प्री फैब्रिकेट बिल्डिंग सेक्शन। अब ढूंढते हैं दूसरा वाला कीवर्ड, तो ये मिल गया 1960s नेक्स्ट पैराग्राफ। दोनों ही चीजें मिल गई। और हमारा एक और कीवर्ड है कि इस टाइम पे मॉडर्निज्म का डिक्लाइन आ रहा था। मॉडर्निज्म ये वाला, इसका डिक्लाइन आ रहा था 1960 में। तो दैट मीन्स जहां मैं पढ़ूंगी वहां पे इसका मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही कीवर्ड ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली से ही शुरू हो रहा पैराग्राफ। This modernist interest in became exploited for profit, rediscovery, reinforced concrete, and improved ability to meant that builders could meet the budgets, authorities handle a renewed demand for development quickly and cheaply. But this led to many this thing, and okay, ये आ गया हमारा discredited the original aims of modern। Discredited का मतलब होता है किसी चीज की क्रेडिट करना, का मतलब होता है वैल्यू देकर बढ़ा देना या वैल्यू प्रदान करना। डिस्क्रेडिट मतलब वैल्यू उससे निकाल देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि क्या खासियत थी इस टाइम पे, क्या खास बात थी यहाँ की कंस्ट्रक्शन में या आर्किटेक्चर में।
ठीक है। तो अब अगर हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट्स जस्ट दैट इन दिस modernist interest in geometric simplicity and function became exploited for profit. The rediscovery of quick and easy to handle reinforced concrete and an improved ability to prefabricate building sections meant that buildings could meet the budgets of, ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा था उस, लेकिन जो लास्ट सेंटेंस है जहां लिखा हुआ है किस वजह से डिस्क्रेडिट हो गया ओरिजिनल एम्स, तो वहां पे लिखा हुआ है कि मेनली क्या थी, बैडली डिजाइंड बिल्डिंग्स। इसकी वजह से बिल्डिंग्स कैसी बन गई, बैडली डिजाइन। और जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है जहाँ पे आपका दूसरा कीवर्ड है 1960s, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हो, कैसी बिल्डिंग्स थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय Lee Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi-story housing estates. तो ये भी आंसर पॉसिबल है। और इमीडिएटली नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कैसी बिल्डिंग्स बन रही थी, मास प्रोड्यूस्ड लो कॉस्ट हाई राइजेस seem to offer a solution to the problem of housing a growing intercity population। तो ये तीनों ही इसकी खासियत है, बैडली डिजाइन बन रही थी, मल्टी स्टोरी हाउसिंग थी, मास प्रोड्यूस लो कॉस्ट हाई राइसेस। अब ये जिसमें हाइफन लगा हुआ होता है ना इस वर्ड में, उसको एक ही वर्ड माना जाता है। तो बेसिकली ये जो मास प्रोड्यूस लो कॉस्ट हाई राइसेस है, ये एक्चुअली तीन वर्ड्स का आंसर है, दिस इज वन वर्ड, दिस इज सेकंड वर्ड एंड दिस इज थर्ड वर्ड। तो अब आपकी मर्जी, आप ये भी आंसर ले सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे आंसर देना है तीन वर्ड्स। फाइन। तो अब मैं फिलहाल यहाँ पे आपको तीनों टाइप करके दूंगी, बट इट इज अप टू यू विच वन यू वांट टू चूज, यू हैव टू राइट वन ऑफ देम, ठीक है। तो दिस इज आवर लोकेशन ऑफ 32। बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है, so आई एम जस्ट राइटिंग दिस आंसर ओवर हियर, राइट। तो थोड़ा सा टाइपिंग ओवर हियर, राइट। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, बैडली डिजाइन्ड बिल्डिंग्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, मल्टी स्टोरी हाउसिंग, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हमारी क्या थी, मास प्रोड्यूस्ड कॉमा लो कॉस्ट हाई राइजेस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बैडली डिजाइन बिल्डिंग्स या तो ये लिखोगे, या हो गया मल्टी स्टोरी हाउसिंग, या हो गया मास प्रोड्यूस्ड कॉमा लो कॉस्ट हाई राइज। एज आई टोल्ड यू, मास प्रोड्यूस, लो कॉस्ट और हाई राइजेस, इसको एक ही वर्ड, मतलब तीन वर्ड्स माना जाएगा, दिस इज वन वर्ड, दिस इज सेकंड वर्ड एंड दिस इज द थर्ड। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और हमने यहाँ पे इसकी लोकेशन भी मार्क कर दी है। क्वेश्चन नंबर 33 इज अबाउट 1970s। इसमें मॉडर्निस्ट एरा का एंड हो गया, और क्या यूज हो रहा था, ट्रेडिशनल मटेरियल्स यूज हो रहे थे। एंड यहाँ पे एक और कीवर्ड है, दैट इज हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, डैश ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं 1970s कहाँ पे दिया हुआ है यहाँ। इसको अगर हम स्किम करें तो इधर तो नहीं है, और हमारा दूसरा कीवर्ड जो है उसको भी साथ लेके चलना है हमने, ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक। तो अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है।
इधर चलते हैं, ये आ गया 1970s। ठीक है, और इमीडिएटली उसके नीचे मुझे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स भी नजर आ, फाइन। और यहाँ पे मुझे ट्रेडिशनल भी नजर आ रहा है, तो सारे के सारे कीवर्ड्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हम जाके एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। 1970s में एंड हो गया था मॉडर्निस्ट एरा, ट्रेडिशनल मटेरियल यूज हो रहे थे, और क्या करना था, क्या हो रहा था हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज मुझे सिर्फ पूछा गया क्या हो रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिजर्व हो रहे थे हिस्टोरिक बिल्डिंग, तो इसको तो ज्यादा डिटेल में हमें ज्यादा पढ़ने की भी नहीं जरूरत। और यहाँ पे भी लिखा हुआ स्टाइल्स एंड मटेरियल्स, so ये तो ऑलमोस्ट लाइक क्लियरली गिवन है। तो नाउ द डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन बट इज दैट यहाँ पे लिखा हुआ प्रिजर्विंग हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और कीपिंग ओनली देयर फसाड्स ग्रू कॉमन। फसाड्स का मतलब होता है द फ्रंट लुक, कैसा दिखती है फ्रंट, और जो उसका कैसा दिखता है बिल्डिंग कोई भी। तो प्रिजर्विंग अगर मैं वर्ड उठाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ प्रिजर्विंग ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, क्योंकि हम कभी भी इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते प्रिजर्विंग ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग। तो मुझे प्रिजर्विंग की फॉर्म चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन। ऐसा एक आध क्वेश्चन आता होता है कि जिसमें आपको फॉर्म चेंज करनी पड़े। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट look, they are trying to check your English through this question because they want to know whether you can understand के जिस तरीके से ये यहाँ पे गिवन है पैसेज में, उसकी फॉर्म कैसे चेंज करके आपको यहाँ इंसर्ट करना है आंसर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक लगा हुआ है प्रपोजिशन। ठीक है, तो अब हम इसकी लोकेशन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। ऑल राइट, तो 34th क्वेश्चन इज अबाउट अगेन 1970s के बारे में ही है, और बिगिनिंग हो रही थी किसी एरा की, स्टार्ट हो रहा था कोई एरा। एरा का मतलब होता है कोई दौर, जमाना। मेटल और ग्लास का इस्तेमाल हो रहा था, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स परेडेड। ठीक है, विच मीन्स मेरे जहाँ पे लोकेशन है वहां पे मेटल और ग्लास होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होनी चाहिए, और किसी चीज की शुरुआत की बात होनी चाहिए। तो अगर हम इसी पैराग्राफ को चेक करें तो इमीडिएटली नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, द आर्किटेक्चरल स्टाइल यूजुअली रेफर टू एज हाईटेक वाज आल्सो इमर्जिंग। कोई चीज स्टार्ट हो रही है, उसकी बात हो रही है, आर्किटेक्चरल स्टाइल यूजुअली रेफर टू एज हाईटेक वाज आल्सो इमर्जिंग। तो कोई चीज स्टार्ट हो रही है, एंड इमीडिएटली इसके नीचे मुझे परेडिंग द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स भी मिल गया, और यहाँ पे एकदम नीचे मेटल और ग्लास भी मिल गया। तो ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। तो कौन सा जो नया एरा स्टार्ट हो रहा है, देखो इमीडिएटली 1970s की बात हो रही है। ठीक है, कि इसी दौरान 1970s में एक नया स्टाइल आ रहा था, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका, हाई टेक। और ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 34। So I'm going to put the location over there, 34। ठीक है, and we'll transfer our answer, high tech। यहाँ पे हम आंसर ट्रांसफर कर लेते हैं, हाई टेक। Okay, all right, let's go to 35th question। 1980s की बात कहाँ हो रही है, पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म मीन्स मॉडर्निज्म के बाद में जो स्टाइल आया, और मुझसे सीधा पूछा जा रहा है उसकी खासियत क्या थी, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट। सो लेट्स फाइंड आउट वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट 1980s। तो ये रहा बाय द 1980s। ठीक है, और साथ ही में क्या लिखा हुआ है, द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर इन द सेम बिल्डिंग बिकेम नोन एज पोस्ट मॉडर्न। को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, तो एक तो खासियत इसकी क्या हो गई, को एग्जिस्टेंस हो रही थी डिफरेंट स्टाइल्स की। अदर आर्किटेक्ट्स लुक्ड बैक टू द क्लासिकल ट्रेडिशन। द ट्रेंड इन आर्किटेक्चर नाउ फेवर स्मॉलर स्केल बिल्डिंग डिजाइन। एक दूसरी चीज क्या आ गई आपके पास, दूसरा क्या ऑप्शन आ गया,
smaller scale building. ठीक है? That reflects a growing public awareness of environmental issues such as energy efficiency. Like the modernists, people today recognize that a well-designed environment improves the quality of life. So ये सिर्फ इसकी explanation चल रही है. तो ऑल्दो यहाँ पे मुझे स्मॉल स्केल बिल्डिंग डिजाइन भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे लिए जो प्रॉपर आंसर है उसने बताया कि इसकी खासियत क्या थी कि अलग अलग स्टाइल्स को मिक्स करके यूज किया जा रहा था. दैट वाज द वे बिल्डिंग्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ठीक है? तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ओनली एज एन आंसर बिकॉज दिस इज मोर प्रिसाइज. राइट? सो अब द थिंग इज दैट आई हैव टू राइट 3 words, बट ये जो आंसर मैंने चूज किया ये 4 words का, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल. तो इसका मतलब मुझे इसमें से एक वर्ड को छोड़ना पड़ेगा. अब मैं को एग्जिस्टेंस को अगर छोड़ती हूँ तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक कंप्लीट सेंस इफ आई राइट डिफरेंट स्टाइल्स. एंड इफ आई जस्ट लीव स्टाइल्स वर्ड को मैं छोड़ देती हूँ तो को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट को सेंस नहीं बनेगा. तो मैं क्या करूंगी? लेकिन को एग्जिस्टेंस और डिफरेंट का मतलब ही होता है, को एग्जिस्ट का मतलब ही होता है डिफरेंट चीजें इकट्ठा एग्जिस्ट कर रही हैं. So what I'm going to do is coexistence of styles. I'm going to keep as an answer. ठीक है? लेकिन आप इसकी जगह पे मिक्स्ड स्टाइल्स भी लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि वी शुड नॉट एक्सपेरिमेंट अननेसेसरली. ये देखो ना, वेरियस स्टाइल्स यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है? तो डिफरेंट स्टाइल्स भी लिख सकते हो आप इसका आंसर अकेला. ठीक है? तो अब हम आंसर इसका क्या लिखेंगे? या तो लिख देंगे कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स या हम कर देंगे डिफरेंट स्टाइल्स. ठीक है? So let's put the answer over there. First यहाँ पे हम location mark कर लेते हैं. This is question number 35. इधर कर लेते हैं 35. And let's write down the answer. But still I would suggest the best answer would be coexistence of styles. Coexistence of styles. ठीक है? I think we should keep this only because it suits better. Different style is not, उसके साथ आपको कोई और word लगाना पड़ेगा and it will not look that nice. So ये ज्यादा appropriate लग रहा है because ये as it is mentioned भी है यहाँ. ठीक है? अगर हम अकेला different styles लिखते हैं तो कोई और word लगाना पड़ेगा साथ में, जैसे कि different styles mixed या different styles together. So why to experiment? Let's just put down whatever is given over there. ठीक है? तो with this we are done with these questions. फाइन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट सेट जो है हमारे पास वो है 36 to 40 का. रीडिंग पैसेज 3 डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैच ईच कॉज 36 to 40 in list A with its effect in A to H in list B. और मैंने आपको पहले बोला था कि पिछले 2 पैसेजेस जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जहां पे NB होता है ना उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए. There are more effects in list B than you will need, so you will not use them all. You may use any effect more than once, right? Okay. अब हमारे पास questions हैं 5 और हमारे पास effects कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. Fine. तो अब धीरे धीरे हम इसको पढ़ते हैं. अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा, अगर ना हुआ तो ये इसका मतलब है 3 मुझे एक्स्ट्रा दे रखे हैं यहाँ पे, बाकी के 5 यूज होने वाले हैं. लेकिन इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ यूज भी कर सकते हो, तो मे बी इट वुड बी यूज्ड अगेन or any one of them would be used. So let's find out. A 36 question is saying a rapid movement of people from rural areas to cities. Rapid movement of people from rural areas to cities triggered by technological advance. मतलब कितने सारे लोग जो थे मूव किया उन्होंने रूरल एरिया से सिटीज की तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से. अब हम यहाँ से शुरू से स्किम करेंगे और चेक करेंगे. यहाँ देखो, ये देखो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स लिखा हुआ है.
लेकिन चेक करो क्या इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि रैपिडली मूव किया लोगों ने रूरल एरियाज से सिटीज तक? रूरल एरियाज की कोई बात है? नो, isn't it? अब नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। इस पैराग्राफ में है द यूज ऑफ, नहीं फर्स्ट लाइन में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जरूर है, लेकिन मतलब रूरल एरिया से सिटीज की मूवमेंट की बात नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ को चेक करते हैं। तो इसमें फिर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये रहा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, और ये रहा रूरल इंडस्ट्रीज, और ये रहा इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। तो मिल गया हमारा कीवर्ड। एक बार फिर से चेक कर लो। rapid movement of people from rural areas to cities because of या triggered by technological advance। और यहाँ पे लिखा हुआ है technological advances also help bring about the decline of rural industries and an increase in urban population as people moved to towns। ये तो clearly दिया हुआ है, to work in the new cities, new sorry factories। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास लिस्ट में क्या इफेक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहां हम चेक कर लेंगे कि क्या इफेक्ट ये मेंशन करें। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं सच रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हेल्प्ड टू टर्न पार्ट्स ऑफ सिटीज इनटू स्लम्स। सच रैपिड एंड सच किसको बोल रहे हैं? पीछे जो ये उन्होंने बोला पीपल मूव टू टाउन्स टू वर्क इन द न्यू फैक्ट्रीज। तो ये जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही थी, इसकी वजह से जो सिटीज थे वो स्लम्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब हमें चेक करना है कि क्या इफेक्ट्स में ऐसा कुछ दिया हुआ है। The quality of life improved? No. Architecture reflects the age? No. The number of these have been knocked down? Knocked down का मतलब होता है गिरा देना किसी चीज को, मोस्टली बिल्डिंग्स को, तो ये भी नहीं है। स्टील फ्रेम्स और लिफ्ट्स की कोई बात नहीं की, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात नहीं, कोई कोई डेकोरेशंस की बात नहीं। ये आ गया हमारा आंसर, पार्ट्स ऑफ सिटीज बिकम स्लम्स, isn't it? तो अब और लास्ट वाला एक सेफ साइड के लिए पढ़ लो, मॉडर्निस्ट आइडियाज, ये भी उसने बात की है। तो व्हाट शुड बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 36? जी। So let's write down G over there. ठीक है, and transfer your answers on your answer sheet। और ये हमारा क्वेश्चन हम मार्क भी कर लेते हैं। This was question number 36। So let's write down the location, that is question number 36। ठीक है, चलो let's go to next question। 37 question is buildings become simple and functional। तो buildings जो हैं simple और functional बन गई। अब चेक करना है बिल्डिंग्स के सिंपलिस्टिक होने की बात कहाँ पे हो रही है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चेक करो, यहाँ पे है कुछ ऐसा दिया हुआ कि बिल्डिंग सिंपल हो गई। आई डोंट थिंक सो, दिस इज अ वेरी जनरल काइंड ऑफ पैराग्राफ जहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं कि न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल आ रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चेक करो। By the 1930s, many buildings emerging, so and so. This was largely bold use of new materials and simple। आ गया simple, ठीक है, बहुत ही सिंपल थी और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स यूज हो रही। फाइन, एक बार मैच कर लेते हैं फिर से। बिल्डिंग सिंपल हो गई, फंक्शनल हो गई। ओके, तो अब हमें चेक करना है, इस सेंटेंस को आराम से पढ़ना है। This was largely characterized by the bold use of new materials and simple geometric forms, often with wide walls supported by stilt-like pillars। These were stripped of unnecessary decoration। That means कुछ भी फालतू की decoration उस पे नहीं की गई। That means वो simple रखी गई। That would distract from their primary purpose, that is to be lived or to be used or lived in। मतलब सिंपल सा उनका पर्पस था। प्राइमरी का मतलब ये होता है मेन, सिंपल, बेसिक। तो बेसिक उनका पर्पस क्या था कि उनको यूज किया जाना है, मतलब कि रहने के लिए, फॉर लिविंग। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया, अननेसेसरी डेकोरेशन उतार दी वहां से, मतलब उसको रिमूव कर दिया। दे डिड नॉट यूज इट, और मे बी उतार दिया, समथिंग लाइक दैट। So let us find out what is given to us in the effects। Quality improve हो गई? No। Architecture reflect the age? No। Knock down कर दिया किसी चीज को, number of these buildings को knock down कर दिया? No। Steel frames की कोई बात आई? No। Historical buildings की? No। Decorations को remove कर दिया? Yes।
तो दे रिमूव्ड द डेकोरेशंस, तो ये मैच करता है, स्लम्स की बात नहीं आई है, और ये मॉडर्निस्ट आइडियाज जो थे 20th सेंचुरी, ऐसी भी कोई बात नहीं। व्हाट शुड बी माय आंसर? एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आंसर ट्रांसफर करते हैं पहले, दैट इज एफ, एंड फिर हम वहां पे अपनी लोकेशन भी मार्क कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, all right, let's go to the next question. An economic depression and the second world war hit Europe, तो ये तो बड़ा ही आसान है ढूंढना, जल्दी से मिल जाएगी। इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कहाँ है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और यूरोप की बात कहाँ है। तो अब हम आगे चेक करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो नेक्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन में हमें दोनों ही चीजें मिल जाएंगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी मिल गया और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मिल गया। ठीक है, एक बार फिर से नजर, अच्छा कई बार पता क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही उनको देखेगा ना इकोनॉमिक, इसको पढ़ना शुरू कर देंगे फटाफट से, और फिर वो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और अब यहाँ पे पढ़ के पता चलेगा कि ओ माय गॉड मैंने तो कुछ गलत पढ़ लिया, यहाँ पे तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है, फिर दोबारा जाएंगे। दिस इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको कई बार लग रहा होगा बीच में कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मिल गया हमें इकोनॉमिक डिप्रेशन, अब हम जाके चेक करेंगे, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है अभी देखा तो था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, तो दोबारा क्यों देखना है? दोबारा इसलिए देखना है ताकि मैं फालतू में टाइम ना वेस्ट करूँ उसको पढ़ने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन ही मुझे बताएगा कि मेरा आंसर कहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कंफर्म करना है बार बार उस चीज को, फालतू में हमें कुछ नहीं पढ़ना पैसेज से, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी स्ट्रेनिंग, स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जब हम पढ़ते हैं और ऊपर से हमारे ऊपर टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि हमें जल्दी खत्म करना है। सो दे आर सेइंग इकोनॉमिक डिप्रेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिट यूरोप, तो यहाँ पे बता रहे हैं वो बट द इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सो यस, so we are on the right place. Let us read it now. Economic depression of the 1930s and the Second World War 1939 to 45 prevented their ideas, ये देयर को हम चेक कर लेंगे कि ये कौन है देयर, क्योंकि ये THER लोगों के लिए यूज होता है, prevented their ideas from being widely realized until the economic conditions improved and war-torn cities had to be rebuilt. तो ये देयर पता है किसको बोल रहे हैं? ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ये जो तीन लोगों का नाम लिखा हुआ है, ये WG, वॉल्टर ग्रोपिस, चार्ल्स एंड ल्यूडविग, ये जो लोग हैं, तो इनको बोल रहे हैं कि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थे आर्किटेक्ट्स में से। और एक लेकिन जब ये डेवलपमेंट कर रहे थे, ये कौन सी वाली डेवलपमेंट हो रही थी? इंटरनेशनल स्टाइल की, ठीक है ना। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया 1930s में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई, और जिसकी वजह से इनके आइडियाज जो थे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाए। कब तक नहीं हो पाए? जब तक इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं हो गई, तब तक। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रिवेंटेड आइडियाज, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या हमें? क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव, नो। आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द एज, नो। नंबर ऑफ दीज, उनको गिरा दिया, नो। स्टील फ्रेम्स, नो। हिस्टोरिकल बिल्डिंग को प्रिजर्व किया, नो। देन देयर थिंग डेकोरेशंस को रिमूव कर दिया, नो। स्लम्स की बात नहीं हुई। मॉडर्निस्ट आइडियाज कैन नॉट बी पुट टू प्रैक्टिस अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ये तो पता है कि मॉडर्निस्ट आइडियाज को, ये तो पता है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया, कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। इसको चेक कर लेते हैं हम वहां पे जाके। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, या अनफॉर्चुनेटली दिस मॉडर्निस्ट इंटरेस्ट इन ज्योमेट्रिक सिंप्लिसिटी एंड फंक्शन बिकेम एक्सप्लॉइटेड फॉर प्रॉफिट। नहीं, ये तो कोई और ही बात हो रही है। तो इसी सेंटेंस को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो बाय द 1950s, तो उसने क्या बोला, ये देखो वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1945 तक, और ये फिर आ गया नेक्स्ट सेंटेंस 1950 में का, तो वो बोल रहे हैं बाय द 1950s ये जो इंटरनेशनल स्टाइल था ये यूनिवर्सल अप्रोच बन गया। ठीक है, टू बिल्डिंग विच स्टैंडर्डाइज अपीयरेंस ऑफ न्यू बिल्डिंग्स इन सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब उसके बाद तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया और यूनिवर्सली इसको एक्सेप्टेंस मिल गई। और ये 1950s क्या होता है? 1950s होता है सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। और मॉडर्निस्ट आइडियाज कैसे है इसको चेक करो, इसी को वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है दिस मॉडर्निस्ट इंटरेस्ट, दैट मींस ही इज रेफरिंग टू दिस वन। ठीक है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए इसका? एच।
Let's put down the answer over there, H. ठीक है, और हम अपने आंसर को ट्रांसफर भी कर लें। लोकेशन भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38. Let's write down question number 38. Here is the location. ठीक है, okay, let's go to question number 39 now. Multi-story housing estates are built according to contemporary ideas on town planning. तो डू यू रिमेम्बर कि मल्टी स्टोरी हाउसिंग एस्टेट्स हमने ऑलरेडी किसी का आंसर दिया था। किसका आंसर था? 32 का। ये देखो मल्टी स्टोरी हाउसिंग एस्टेट। तो हम सीधा जाएंगे, लोकेशन कहाँ पे हमारी है 32 की, चेक करते हैं। ये रहा 32 की लोकेशन, ये देखो इधर है मल्टी स्टोरी हाउसिंग एस्टेट्स। ठीक है, और ये हमारा दूसरा भी है, कीवर्ड मिल गया टाउन प्लानिंग, तो दोनों ही चीजें मिल गई। अब एक बार चेक करो कि फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मल्टी-story housing estates are built according to contemporary ideas on town planning. तो अब हमें चेक करना फिर हुआ क्या। So they are saying influenced by Lee Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi-story housing estates in 1960s. ये mass-produced low-cost high-rises थी, and they seem to offer a solution to the problem of housing a growing inner city population. But far from meeting human needs, the new estates often prove to be windswept deserts lacking essential social facilities and services. Many of these buildings were poorly designed and constructed and have since been demolished. ये देखो ना, इसी को तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रही है, ये जो ऊपर उसने दिया था, ये डिस्क्रेडिट हो गया था एम मॉडर्निज्म का। और कौन सी बिल्डिंग बन रही थी? बैडली डिजाइन बिल्डिंग बन रही थी। तो इसकी ये पूरी की पूरी जो ये जो पैराग्राफ है, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो अब वो बोल रहे हैं कि वो इतनी बुरी कंस्ट्रक्शन थी उनकी कि उनको डिमोलिश कर दिया गया। दैट मीन्स उनको गिरा दिया गया। तो अब जाके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीजें दी हुई है। इससे इंप्रूव हो गई थी क्वालिटी ऑफ लाइफ? नो। आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द एज? नो। नंबर ऑफ दीज हैव बीन नॉक डाउन? यस। नॉक डाउन का मतलब ये होता है डिमोलिश कर देना, गिरा देना बिल्डिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर फिर क्या होना चाहिए इसका? सी। लेकिन आगे वाले भी पढ़ लो। कोई स्टील फ्रेम्स का नाम नहीं लिया उसने, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का यहाँ पे नाम नहीं लिया, डेकोरेशन या स्लम्स की बात नहीं आई, ना ही उन्होंने बोला समथिंग वेंट आउट ऑफ प्रैक्टिस या सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में मॉडर्निस्ट आइडियाज वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाए वो। सो वी आर वेरी श्योर आंसर क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, तो लेट्स पुट डाउन द आंसर सी ओवर हियर। यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं सी। ठीक है, और हम लोकेशन भी मार्क कर देते हैं, दैट इज 39। यहाँ 39। All right, let's go to the last question now, that is question number 40. Less land must be used for building. Less land must be used for building. तो अब हमें चेक करना है कि लैंड की यूजेज की बात कहाँ पे हो रही है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को चेक करो, लैंड को यूज करने की बात हो रही है बाय द 1970s। फर्स्ट सेंटेंस में तो नहीं है। प्रिजर्विंग हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, no, they are not building materials, traditional architectural style, high tech, scientific engineering achievements, sophisticated techniques, buildings commonly made of this, no, usage of land की तो कोई भी बात नहीं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Disillusionment at the failure of many of the poor imitations of modernist architecture led to इंटरेस्ट इन वेरियस, नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है लैंड की यूजेज की बात, ये पोस्ट मॉडर्न के बारे में था। अगला वाला सेंटेंस अदर आर्किटेक्ट्स के बारे में है। इसके अगले सेंटेंस यहाँ पे भी नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं।
Okay, 20th century architecture, tall buildings, they have been made possible, steel frames, this thing, ये आ गया यूज ऑफ लैंड, आ गया। अब चेक करते हैं क्वेश्चन को फिर से। लेस लैंड मस्ट बी यूज फॉर बिल्डिंग्स, तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। They originated in US over a century ago to help meet the demand for। अब ये पैराग्राफ को मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, ये देख। तो 20th century architecture will mainly be remembered for its tall buildings. They have been made possible by the development of light steel frames and safe passenger lifts. So do you remember हमारे पास एक ऑप्शन है ऐसी इफेक्ट्स में, ये डी, लाइट स्टील फ्रेम्स और लिफ्ट्स को डेवलप किया गया, बिल्कुल मैच कर रहा है ये। ठीक है, तो फिर भी हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। और नीचे लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस में, एज कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इम्प्रूव स्काईस्केपर्स बिकेम अ रियलिटी, नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो एक बार जल्दी से स्किम कर लेते हैं, यहाँ पे कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं हो रही, आई थिंक सो। पॉसिबल, नो दे आर नॉट मेंशनिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एनीवेयर, इजंट इट? तो ये भी नहीं है, आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स एज, ये भी नहीं है, दिस आल्सो डी ही लग रहा है, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स भी है, नो नथिंग ऑफ दैट। सो आंसर क्या होना चाहिए? डी। सो आई जस्ट पुट डाउन द आंसर डी। और पहले हम यहाँ पे इसकी लोकेशन लिख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, और हम यहाँ पे आंसर एंटर कर देते हैं, दैट इज डी। ठीक है, सो ये हमने सारे मैच कर लिए, दीज आर द इफेक्ट्स which were used over there, right? And with this we are done with this passage. Please make sure that you make a habit of transferring your answers directly on your answer sheet. That's very, very important. And marking the locations is also very important. And keywords भी आप अच्छे से mark करो, because as you can easily comprehend when we are solving अभी discussion के दौरान कि ऐसे keywords को mark करना और locations को mark करना, it becomes very, very useful while you are solving your paper. ठीक है? And with this, we are done with the discussion of this passage of academic reading paper number 1, last passage, that is passage 3. I hope the discussion will be useful.